सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम में हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे और इसमें 18 नियम तक हमने कल पढ़ लिया था। नियम 18 में हम ये पढ़ रहे थे कि सरकार की ओर से अनुबंध या संविदा कौन कर सकता है, ये बात हमने पढ़ी थी। इसके बाद इसमें ये बताया था कि सरकार की ओर से या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति जो संविदा करने के लिए अधिकृत है, वो राज्यपाल की ओर से संविदा या अनुबंध कर सकेगा। इसके लिए ये भी कहा था कि संविदा के लिए अधिकृत व्यक्ति या अधिकारियों की सूची परिशिष्ट सेकंड या 2 में दी गई है। ये बात हमने पढ़ने के बाद 2013 की वैकेंसी जब 2015 में पेपर हुआ था तो ये पूछा था सरकार की ओर से संविदा अधिकृत व्यक्ति कर सकता है, इससे संबंधित नियम है। तो ये नियम केवल सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम का नियम 18 बताना था। उसके बाद अक्टूबर में जब ये परीक्षा हुई तो ये पूछा कि संविदा की सामान्य शर्तें कौन से नियम में हैं। तो जो अपन गवर्नमेंट के साथ कोई भी सप्लायर या कोई भी ठेकेदार निर्माण करता कोई अनुबंध करता है तो उस अनुबंध के समय कुछ सामान्य जनरल कंडीशंस पहले ही निश्चित हो जाती हैं संविदा या एग्रीमेंट में। तो वो शर्तें मुख्य कौन सी हैं वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो संविदा की शर्तों में सबसे पहली बात अपने को ये कहता है कि संविदा की कोई भी शर्त हो वो स्पष्ट या निश्चित होनी चाहिए। कोई भी शर्त 2 अर्थ वाली डबल मीनिंग वाली नहीं होनी चाहिए। कोई उसका अर्थ क्या समझे और दूसरा उसका मीनिंग क्या लगाए, तो इसमें डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे एक एग्रीमेंट मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सहायक लेखाधिकारी था, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था सेंड लीड अप टू 100 मीटर। मिट्टी को उठा करके 100 मीटर तक डाली जाएगी तो 10 रुपये पर फीट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, अप टू 100। और उसके बाद अगला कहता है कि अप टू 150 मीटर ये पेमेंट होगा। तो ठेकेदार ने मिट्टी उठा करके 50 मीटर दूर डाल दी। तो उसके बाद एक्शन ने बोला कि तो आपको जो पेमेंट होगा वो रेट से आधे का ही होगा। मैंने कहा नहीं सर, चाहे 1 मीटर दूर ले जाके डालता, लेकिन रेट इसको जो 10 रुपये पर फीट के हिसाब से तय वो देनी पड़ेगी। अप टू मतलब 100 मीटर तक कहीं भी डाले वो 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऐसे टर्म एंड कंडीशन स्पष्ट होनी चाहिए, या अर्थ उसका डिफरेंट नहीं हो, ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में ये कहता है कि कोई भी अनुबंध निर्धारित मानक प्रारूप में छपे हुए पहले ही होनी चाहिए। सारी लैंग्वेज पहले से प्रिंटेड हो, उसमें केवल ब्लैंक आइटम जो भरने हैं वो भी भरे जाएं, जिससे कि पहले ही हर आदमी उसको पढ़ लिख करके शर्तों को देख ले। यदि तीसरी बात कहता है कि ऐसे स्टैंडर्ड मानक प्रारूप उपलब्ध नहीं है या उनमें नहीं करना चाहते हो,
अलग से ही कोई लिखा पढ़ी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में विधि विभाग, लीगल डिपार्टमेंट और वित्त विभाग से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 कहता है कि कोई भी सरकार के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, अनंत दायित्व सरकार पर आए, ऐसी कोई भी शर्त एग्रीमेंट या संविदा में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है कि यदि कोई कैजुअलिटी होगी किसी लेबर पर, दुर्घटना में कोई लेबर खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में लायबिलिटी सरकार की होगी। जो भी क्षतिपूर्ति की जाएगी वो सरकार करेगी, जितनी भी होगी। तो इसका मतलब सरकार पर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन भी उसमें नहीं होनी चाहिए। 5वीं बात कहता है कि सरकार के द्वारा यदि कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए सरकार की कोई संपत्ति, कोई मशीन या यंत्र या उपकरण दिया जावे, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी उसमें लिखी जानी चाहिए। फिर कहता है कि एक बार संविदा या अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनकी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ले ली नहीं जावे। फिर कहता है कि यदि जो कॉन्ट्रैक्ट या संविदा करने वाला व्यक्ति फर्म या कंपनी है, तो उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में भी जानकारी कर लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति या फर्म या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसका भी ज्ञान कर लेना चाहिए। फिर कहता है कि काम करने या नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार, जो भी व्यक्ति या फर्म है, उनसे वर्क परफॉर्मेंस की गारंटी ली जानी चाहिए। ये गारंटी जो किताबों में लिखी हुई है, ये तो लिखा हुआ है कि ऐसी जमानत या गारंटी देने वाला ठेकेदार का रिश्तेदार नहीं हो। लेकिन मैं कहता हूं, अब नया जो सिस्टम आया है उसमें कहता है कि बैंक की परफॉर्मेंस गारंटी ली जानी चाहिए। मतलब दूसरे आदमी की बजाय बैंक से गारंटी ली जावे कि ये अमुक ठेकेदार यदि काम नहीं करेगा, पूरा काम नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, तो बैंक इतने रुपए की लायबिलिटी बैंक के द्वारा भर दी जाएगी। तो बैंक परफॉर्मेंस गारंटी कहते हैं, ये एग्रीमेंट में अब ये नई बात जोड़ी गई है। उसके बाद फिर कहता है, यदि दोनों पक्षकारों को एग्रीमेंट में आयकर, बिक्री कर, जीएसटी या चुंगी कर और कोई किसी भी प्रकार का खदान का टैक्स, जहाँ से मिट्टी पत्थर उठाओगे उसकी रॉयल्टी कौन देगा, दोनों पक्षों में से कौन वहन करेगा, इसकी स्पष्ट उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में लिखा जाना चाहिए। फिर कहता है कि कार्य की अवधि समाप्त होने के बाद काम जारी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, और रखा जाएगा तो ठेकेदार पर समय पर काम पूरा नहीं करने की पेनल्टी क्या होगी। इसके बाद फिर कहता है, यदि 1 लाख रुपए से अधिक का कोई एग्रीमेंट या संविदा है तो उस पर उसकी सूचना महालेखाकार को भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं वो इसमें अपने को बता रहा है। आपको सारी बातें याद नहीं करनी है, फिर भी लिखाना या बताना हमारा कर्तव्य बनता है, वो हमने बताया। आपसे सवाल यही पूछ सकता है, यदि बहुत हार्ड पेपर देवे तो इनमें से कौन सी अनुबंध की शर्त नहीं हो सकती है? समझ आ गई क्या? यदि तो इसका मतलब ये है कि अनुबंध की जो भी बातें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी तो आप सही उत्तर दोगे।
तो ये तो पूछ सकता है, क्योंकि वहां अपन ये नहीं कह सकते कि साहब इतने ये कैसे दे दिया। तो वो ये कह सकता है कि इनमें से अनुबंध की कौन सी शर्त नहीं हो सकती है, ये बात अपनी को पूछ सकता है। वरना सामान्य जो अब तक आरपीएससी पेपर पूछती थी उसमें ये था कि अनुबंध की सामान्य शर्तें कौन से नियम में हैं, तो अपन 19 नियम याद रखते थे। तो अब लिखो संविदा की सामान्य शर्तें, नियम 19। पहली शर्त, अध्याय 2 में नियम 19 पहली शर्त लिखिए, अनुबंध की शर्तें स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए। अनुबंध की शर्तें निश्चित व स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, अनुबंध छपे हुए मानक प्रारूप में किए जानी चाहिए। छपे हुए स्टैंडर्ड प्रोफार्मा मानक प्रारूप में किए जाने चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोफार्मा, प्रिंटेड प्रोफार्मा। नंबर 3, यदि छपे हुए प्रारूप में संविदा नहीं की जावे, यदि छपे हुए प्रारूप में संविदा नहीं की जावे तो विधि विभाग व वित्त विभाग से सलाह लेनी चाहिए। विधि विभाग व वित्त विभाग से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 4, एक बार संविदा करने के बाद, उसकी शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसकी शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाए। जब तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाए। नंबर 5, संविदा में सरकार पर असीमित दायित्व वाली शर्त नहीं होनी चाहिए। संविदा में सरकार पर असीमित दायित्व वाली शर्त नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, ठेकेदार को दी जाने वाली, ठेकेदार को दी जाने वाली सरकार की कोई भी संपत्ति उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7, ठेकेदार जो भी है व्यक्ति, फर्म या कंपनी, ठेकेदार जो भी है व्यक्ति ऑब्लिक फर्म ऑब्लिक कंपनी, उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 8, यदि संविदा की अवधि 3 वर्ष या अधिक है, 3 वर्ष या अधिक है, तो संविदा में यह शर्त होनी चाहिए कि संविदा में यह शर्त होनी चाहिए कि सरकार कभी भी 3 माह का नोटिस देकर संविदा को निरस्त कर सकेगी। नंबर 9, आयकर व बिक्री कर, चूंगी कर या अन्य प्रकार का कोई कर कौन वहन करेगा, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट, ठेकेदार से कार्य निष्पादन की बैंक गारंटी प्राप्त करनी चाहिए। ठेकेदार से कार्य निष्पादन की बैंक गारंटी प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट, ठेकेदार की वित्तीय स्थिति का उल्लेख संविदा में होना चाहिए। नेक्स्ट, संविदा की अवधि पूर्ण होने के बाद कार्य को चालू रखा जाएगा या नहीं, इस
इसका भी उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए से अधिक की संविदा है, 1 लाख रुपए से अधिक राशि की संविदा है, तो उसकी सूचना महालेखाकार को दी जानी चाहिए। तो ये अपन ने संविदा से संबंधित महत्वपूर्ण जो शर्तें थी उनको यहाँ लिखा है। इसका केवल उद्देश्य है कि वो ये कह दे कि इनमें से संविदा से संबंधित कौन सी बात नहीं है। तो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद नियम 20 पढ़ेंगे और ये महत्वपूर्ण नियम है। नियम 20 और 21, इनमें से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से और मन लगा के सुनना है और लिखना है।